नमस्कार, मैं नरेश चौधरी। श्रम में जयते अचीवर्स की इस कड़ी में आपका तारुफ हम कराएंगे एक ऐसे अचीवर से जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जब नाजुक कंधों पर घर का बोझ, स्वयं की पहचान की सोच, कुछ कर दिखाने का जज्बा और अपने ठिकाने, तब लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल हो सकती है परंतु असंभव नहीं। ऐसे ही दृढ़ संकल्पी, आत्मविश्वासी बनते हैं हमारे अचीवर। जी हाँ, लड़ते हैं शह सवार की मैदान जंग में, वो तुल्फ क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। आर्थिक कठिनाइयों का दम झेलते हुए सभी व्यवसायों से दूर शरीर को सुंदर और गठीला बनाया हमारे इस अचीवर्स ने। भारत में वाल्मीकि कौम एक मार्शल कौम कहलाती है, तभी तो कौम में मार्शल्स की कमी नहीं है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही जांबाज नौजवान से जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आप हैं मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया में थर्ड लेवल तक पहुंचने वाले मिस्टर अरुण कुमार। नमस्कार अरुण कुमार जी। नमस्कार सर। शब्द ज्योति में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मैं आभारी हूँ आपसे। थैंक यू। अब आपके जिम में आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद भी आप एक खूबसूरत जिम चला रहे हैं, बच्चों को खूब गठीले शरीर का मालिक बना रहे हैं। सबसे पहले आप अपने विषय में बताएं, आप कहाँ से, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप इस फील्ड में कैसे आए, ये बताइए आप। सर मैं दिल्ली न्यू दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ जी। माता पिता सब हम लोग दिल्ली से ही। वेरी गुड। फादर मेरे एक्सपायर हो चुके हैं और मैं 11 साल की उम्र से इस लाइन में 11 साल की उम्र 11 साल की उम्र में हम लोग अखाड़ा करने लगे थे। अच्छा। देसी रेसलिंग जिसको हम लोग करते हैं जी। वो मैंने कम से कम 15 साल तक सर रेसलिंग की है, जिसमें कुश्तियाँ भी लड़ी और मेहनत करते रहे थे। जी जी। 15 साल करने के बाद सर मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते बहुत सारी जिम्मेवारियाँ सर पे थी। छोटी उम्र में अखाड़े के अंदर हम लोग मेहनत करते थे, अर्निंग कुछ नहीं थी सर। तो आगे जाने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं है सर, मेहनत के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैंने ये नोट किया, जो मेरे हाथ के नीचे के लड़के जो जिनको मैं सिखाता था, उन लोगों ने जिम ट्रेनर के कोर्स वगैरह किए। अच्छा। और इस फील्ड में पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। तो सोचा क्यों ना मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तो सर मैंने जिमों के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट की। करते करते ये अनुभव किया कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेट तो गधा और घोड़ा दोनों उठाते हैं सर। जब तक हमें खुद नॉलेज नहीं होगी हम किसी और को क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सर मैंने YMCA से बेसिक जानकारी ली, वहाँ से डिप्लोमा किया। ये YMCA तो बहुत ही रेपुटेड जी सर, रजिस्टर्ड है सर, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हाँ। तो सबसे पहले मैंने वहीं से कोर्स किया था, सेटिस्फाइड हूँ मैं वहाँ से। अच्छा। वहाँ पे लास्ट डे जो क्लास होती है उसमें सुभाष महाराणा सर जो IBBF फेडरेशन के चीफ हैं और सबसे पहली फेडरेशन के मालिक वही हैं, उनके स्टूडेंट श्री शिव कुमार मिश्रा गढ़ जो मेरे गुरु जी हैं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। पहला कंपटीशन उन्हीं के आशीर्वाद से मैं खेला, YMCA, और वहीं से मैं सिटी। एक बात बताइए आप, एक स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए क्या क्या छोड़ना चाहिए और खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? सर खाना तो ऐसा है कि खाना तो नहीं खाना पड़ा, क्योंकि हम लोगों की फील्ड ही ऐसी है सर। हम लोगों को सबसे पहला, मैं हर स्पोर्ट्समैन के लिए बोलता हूँ, जो अपनी जुबान का स्वाद मार सकता है अच्छा। और अपने दिल के सारे शौकों को मार सकता है,
इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जुनून और मेहनत। हम लोगों को सर्वप्रथम अपनी जुबान का स्वाद मारना पड़ता है सर जी। ना तो हम लोग स्पाइसी खाना ज़्यादा खा सकते हैं, ना हम लोग ज़्यादा शुगर ले सकते हैं जी। और ना ही हम लोग ज़्यादा फैट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हर चीज़ नब्बी तुली जितनी बॉडी को एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खा सकते हैं। और कंपटीशन के दौरान 6-6 महीने तक सर कभी कभी तो साल भी हो जाता है, मतलब हम लोग रूटीन नहीं देते, अरे कार्ब लोड करते हैं थोड़ा बहुत और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन से कुछ टाइम पहले सर वाटर भी रिड्यूस करना पड़ता है बॉडी के अंदर से, वाटर भी कम करते हैं लोग। मतलब जो एक हॉस्पिटल के पेशेंट की डाइट होती है ना, प्योर प्रोटीन डाइट, एक्चुअली ये सब कहने की बात है लेकिन वही डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए। अच्छा। साफ सुथरी, जंक फूड से बचना चाहिए, प्रोटीन डाइट लें। और प्रोटीन की बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए। बहुत से लोग मतलब प्रोटीन डाइट है तो प्रोटीन भरते रहो बॉडी के अंदर, प्रोटीन ज़्यादा होने से भी नुकसान होता था। अच्छा, आपकी खुद की डाइट क्या है? मेरी डाइट के अंदर सर अभी फिलहाल मैं आउट ऑफ सीजन हूँ। अच्छा, लेकिन अभी भी सॉरी, कंपटीशन सीजन से क्या मतलब है? सीजन मतलब अभी मैं किसी कंपटीशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन के बाद से जी जी। तो अभी जो मेरी डाइट है उसमें फिलहाल तो मैं सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन अभी भी बाहर का मैं कुछ नहीं खाता। अच्छा। जंक फूड कुछ नहीं लेता, ऑयली खाना कम खाता हूँ, शुगर कम लेता हूँ। मेरी डाइट के अंदर बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड राइस, सैलेड, थोड़ा कस्टर्ड और पनीर शामिल है। और एक्सरसाइज से पहले कार्ब लोड करने के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स। बॉडी के अंदर 6 पैक 8 पैक्स, बहुत सारी बॉडीज बड़ी खूबसूरत लगती है सब बनाने के लिए, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर एक्सरसाइज तो बहुत है। पहले आपके कितने पैक है? सर अभी इस टाइम मेरा एक ही पैक है। अच्छा, क्योंकि मैं आउट ऑफ सीजन चल रही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। कुछ लोगों की स्किन सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारी स्किन। अच्छा। कुछ लोगों को जेनेटिक स्किन घर से ही ऐसी मिल जाती है जो पेरेंट्स पर स्किन जिनकी जाती है, जिनको आप देसी घी भी रोटी डेली खिलाओगे तो उनको फैट नहीं आएगा। हम लोग कंपटीशन के दौरान जब सब कुछ बंद करते हैं तो मसल्स की एक्सरसाइज, मसल की डाइट अलग से हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी पूरी मसल के साथ एब्स के साथ हो जाती है। अभी फिलहाल हम सब कुछ खा रहे हैं। जेनेटिक स्किन का मतलब ये होता है कुछ लोगों को आप कितना भी फैट खिलाओ उनके मसल एनी टाइम रहेगी, 12 महीने में रहेगी। अच्छा। कुछ लोग ना खाने के बाद भी, डाइट कंट्रोल करने के बाद भी उनका मसल जल्दी से नहीं आता। जी। डिपेंड करता है हमारे वर्कआउट पे, डिपेंड करता है हमारी डाइट पे। मैं यहाँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, लोगों को करवा रहा हूँ, बाहर जाके वो लोग छोले भटूरे खा लें तो उनकी भी मेहनत खराब और मेरी भी मेहनत। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज के नाम बताइए आप। सर जिस तरह हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, चेस्ट के एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे डिक्लाइन बेंच हो गई, इंक्लाइन, फ्लैट बेंच, फ्लोर हो गया, बटरफ्लाई, उसी तरह स्टमक की भी एक नहीं काफ़ी एक्सरसाइज है। अरे वाह। एक ही स्टमक की एक्सरसाइज को आप 200 से भी ऊपर जा सकते हैं, इसलिए 1000 एक्सरसाइज भी हो सकती है सिर्फ स्टमक की। लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस लड़के को या किस लड़की को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अधिकतर लड़कों ने नेट पर देखा या किसी से पूछा भाई ये एक्सरसाइज करो, भाई रिजल्ट मिले वो एक्सरसाइज आपको करनी है, जरूरी है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं स्टमक की करने से किसी को लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। जी जी जी। और मेहनत करने के बाद भी किसी का एब्स निकालने की एक्सरसाइज अलग है। अच्छा। और एब्स के मसल को बड़ा और छोटा करने की एक्सरसाइज अलग है। अच्छा, ये भी होता है? जी। कई बार आपने स्टेज पे देखा होगा किसी लड़के के तो एब्स इतने बड़े बड़े होते दूर से ही नजर आता है। बिल्कुल होता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी एब्स पूरे ठीक नहीं आते, तो छोटे एब्स होते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा मेहनत हम लोगों की 2 एक्सरसाइज पे होती है, एक स्टमक की, क्योंकि बॉडी से छोटा मसल यही होता है। वो जी रहती है। जी जी। दूसरा नंबर सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो है हम लोगों की लेग्स, अच्छा। क्योंकि बॉडी का सबसे बड़ा मसल ये है, ज्यादा मेहनत मांगता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये मेरा मानना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए या अपने आप को तराश के रखने के लिए 3 बी बहुत जरूरी है। अच्छा। एक बड़ा वर्कआउट, बढ़िया डाइट और बड़ा पेशेंट। जो इंसान पेशेंट नहीं रख सकता वो कभी बॉडी नहीं बना सकता। अच्छा। क्योंकि लड़के आप आते हैं 2 महीने 3 महीने वर्कआउट करिए, सर मुझे ये डिब्बा दिलवा दो, वो भैया डिब्बा लाने से सब या सप्लीमेंट लेने से सब तगड़े होने होते, पर तीन कुटिया तगड़ी होती। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये होता है कि लोग जिम वाले जी ज़्यादातर बदनाम करते हैं कि ये तो सप्लीमेंट जो भी आप खाते हैं या आपने डब्बा शब्द इस्तेमाल किया है तो वो बॉडी है कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, तो वो आवश्यक होती है क्या?
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कहीं दूर जा रही हूँ। मेरे ही रिश्ते में मेरे नाना जी लगते हैं, मेरा नाम नहीं मोहन का, और उनके जो बच्चे हैं मेरे मामा जी लगते हैं मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े, कम से कम 2.5-3 साल से मैं उनको वर्कआउट करवा रहा था, और वो सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे थे, सब कुछ यूज़ करते थे, और अच्छी बॉडी हो गई, तगड़े हो गए। घर में उन्होंने ये बता रखा था कि पापा हम तो हारे जाते। एक शादी में मेरे पिताजी और वो साथ खड़े हुए थे, नाना जी, मैंने जाकर उनके पैर छुए, चरण स्पर्श किया। उन्होंने आशीर्वाद देने की जगह मेरे डैडी के सामने मुझे बोला, एक ये आ गया भाई, ये सारे डिब्बे खा के फूल रहे हैं, इनकी हवा निकल जाती है जल्दी। यही कहते हैं। बड़े थे, उनका आदर करने के लिए मैंने उन्हें रिप्लाई करना ठीक नहीं समझा। अगर मैं उनको ये बताता 2.5 साल से आपके बच्चे भी यही खा रहे हैं, उनके बाद रिप्लाई नहीं होता। लेकिन बड़ों का आदर करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट खाने से नुकसान तब होता है सर जब आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के विरुद्ध जाएं, अपने ट्रेनर की अगेंस्ट जाएं, या बिना नॉलेज के कुछ भी यूज करें। बॉडी बनाने के लिए सबसे मेन चीज है रूल रेगुलेशन। जी, आपकी बॉडी अगर कुछ एक्सेप्ट करती है जी, और आप उससे अगेंस्ट जल्दी तैयारी के लिए या जल्दी बॉडी बनाने के लिए एडवांस जाते हैं तो नुकसान जरूर देगी। अब आपने अभी YMCA का जिक्र किया था, ये तो बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप इससे कैसे जुड़े? सर एक्चुअली बहुत साल पहले जब मैंने अखाड़ा छोड़ा था, जी, अखाड़ा छोड़ने के बाद मैंने 3-4 साल जिम किया जी, और जिम करने के बाद मेरे अंदर ये भ्रांति आ गई कि अब तो मैं कंप्लीट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ लोगों को। जी, जी, तो कनाट प्लेस के अंदर बहुत ही बिग एक जिम है, फिटनेस फर्स्ट। अच्छा, वहाँ पर मैं गया किसी के थ्रू कि भाई मुझे ट्रेनिंग करवानी है, मुझे जॉब चाहिए। मैं काफ़ी अच्छा था, ब्रॉड था काफ़ी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि भैया आप कितने भी तगड़े हो जाओ, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो है, जब तक आप कहीं से सेटिस्फाइड नहीं होगे, अच्छा, आप अनट्रेंड हो। वहाँ पर 3 लड़के हैं जिन्होंने मेरे पैर छुए, जो मुझसे काम सीख के गए थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे, बस सर्टिफिकेट था। तब मैंने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं भी अनकम्प्लीट हूँ, मैं सिर्फ करवाना जानता हूँ, मुझे ये नहीं पता किस एक्सरसाइज से नुकसान हो सकता है, किससे फायदा। तब मैंने YMCA के अंदर अपना बेसिक कोर्स किया, जहाँ पर मेरी सुभाष वाला सर जी से भी मुलाकात हुई, वो भी बहुत कुछ जानने को मिला। उसके बाद भी मैंने जिम नहीं खोला, उसके बाद सबसे पहले मैं YMCA के अंदर ही कॉम्पिटिशन खेला। अच्छा, जहाँ फर्स्ट टाइम में मेरी 2nd प्लेस पड़ी। मेरे गुरु उस टाइम थे जय सोलंकी जी, जो 3 बार मिस्टर दिल्ली हैं और 3 बार मिस्टर इंडिया है। वाह। उसके बाद मैंने सर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं सर बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, अभी भी मैं अपना पैसे मानता हूँ। एक टाइम वो था सर, शायद शेड करनी पता नहीं ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। क्यों? अखाड़े जाने के बाद सर 4 घंटा हम लोग वर्कआउट करते थे अखाड़े में। हाँ जी, मैंने लोगों को यकीन नहीं आता, मैं एक बारी में 1000 दड़ मार के, 1000 बैठक मार के, 2 घंटा जोर करने के बाद, उसमें मेरी डाइट क्या थी सर, सिर्फ 1/4 मक्खन की टिक्की, वो 2 दिन चला था। हाँ, 2 दिन चलाई सर मैंने। अच्छा, मैं सोचता हूँ तो ना सर थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाता, क्योंकि परिवार बड़ा था, मैं इसका दोष अपने पेरेंट्स को भी नहीं दे सकता। जो वो लोग कर सकते थे उन्होंने बहुत किया। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, वो होते तो शायद जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मुझे ज़्यादा प्राउड होता, ये मेरी ट्रॉफियाँ देख के कहीं भी उनका आशीर्वाद आया होता। अच्छा, एक बात बताइए आप, आपने YMCA से ट्रेनिंग लिया, सीखा, सॉरी, उसमें उन्होंने जो नाम बताए, जो आपने सीखा, उनके क्या क्या नाम एक्सरसाइज के, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो लोगों को करनी चाहिए और जरूरी नाम हो? सर एक्चुअली उन लोगों ने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दी थी, अच्छा, जो मुझे पहले से आती थी। अच्छा, मैं वहाँ पर गया था सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था जॉब के लिए। उसके बाद जो डीपली कोर्स होता है, जिसके अंदर वो थोड़ा सा मेडिसिन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, सप्लीमेंट के लिए बताते हैं, वो सर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई की नहीं, 11 साल की उम्र से इसी लाइन में पढ़ा हुआ हूँ। मुझे बचपन से सिर्फ 2 शौक रहे हैं, एक
अपने आप को फिट रखना और मम्मी डैडी को घर पे बिठा के उनकी सेवा करना, क्योंकि बचपन से उन लोगों ने वो मेहनत की है। नाइस, क्या बात है। घरों के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करके मेरे से देखा नहीं जाता था। जिस टाइम बच्चे स्कूल जाके प्रेयर करते थे ना सर, प्रेयर के टाइम में मेरे बैग में 4 ईंटें होती थी। वो ईंटें गधे पे गर्दन में टाक के मैं सुबह एमपी बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं गोल मार्केट एमपी बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ मैं रनिंग करता था सुबह, और पढ़ाई के टाइम पे मैंने वर्कआउट किया अपना सर। अच्छा, एक और बताइए आप, ज़्यादातर देखा गया कि लोग अपनी बॉडी को, बहुत सारे अंगों को दिखाते हैं, बनाते हैं और वो बड़े सॉलिड से लगते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा नंबर किस कट्स के मिलते हैं आपको सर? अगर नंबर जिससे लगती हो, अगर किसी पेरेंट्स से ये पूछें कि आपके 3 बेटे, आपको कौन सा बेटा ज़्यादा पसंद है, तो वो कहेगा तीनों मेरे बराबर है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा एक हाथ का मसल अच्छा हो, दूसरे का डाउन। अच्छा, मसल सारे कीमती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हमारी बॉडी के 2 माँ बाप होते हैं। लोअर बैक, अच्छा, इसको मैं माँ के रूप में मानता हूँ, जिसकी लोअर बैक में इंजरी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, वो भी बहुत सारे कामों से हट गया। हाँ बिल्कुल, ये तो होता है, फैक्ट है ये। दूसरा नंबर ये, जो बाप है वो है हमारा पेट। अच्छा, हम लोग गुड लुकिंग होते हैं या हम कंपटीशन खेलते हैं या कि कुछ भी फील्ड हो, हमारा अगर स्टमक खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टमक से ही स्टेज के ऊपर ज़्यादा वैल्यू होती है। वो जो पीछे घूमता जी सर, है, नहीं हम ऐसे करके एब्डोमिनल, जी जी जी, क्योंकि जो भी हम कोई पोज मारते हैं, चाहे हम एब्डोमिनल विद थाई मारे, चाहे डबल बाइसेप मारे, कुछ भी, हर पोज के साथ हमें स्टमक खींच कर ही रखना पड़ता है। स्टमक मेन है। मतलब सांस का खेल भी होता है कुछ? बिल्कुल सर, सांस का खेल ऐसा होता है सर, जब हम कोई पोज मारते हैं, हाँ हाँ, हमें जज ने बोला भाई आप एब्डोमिनल विद थाई मारो, तो जब हम पोज देते तो हमें अपना वैक्यूम खींच के अपना सांस रोक के रखना पड़ता है। कैसे आपने जो शब्द इस्तेमाल किया क्या है? 1 मिनट खड़े होंगे आप? जी सर, जो आपने जैसे मैं आपको बताऊँ, सपोज करो हमें जज ने बोला आप साइड चेस्ट मारो जी, साइड चेस्ट का जो पोस्चर है वो ये है। अच्छा, हम यहाँ से अच्छा, साइड चेस्ट भी दिखाते हैं, यहाँ से ग्रिल्स भी दिखानी पड़ती है, प्लस साथ में काफ भी दिखा दो, चाहे तो दिखा दो। अच्छा, जब तक जज हमें ये नहीं बोलेंगे नॉर्मल हो जाओ, तब तक हमें इस पोजीशन के अंदर सांस रोक के रहेगी। हाँ, सामने वाले को ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ पोज मार के खड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली हमने पूरी बॉडी को अपने स्थिर किया हुआ है, सांस भी रोका हुआ है। माय गॉड, आप जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ हाइट, वेट, एज, वेट, इन सबको कंपटीशन अलग अलग होती है, सबका एक ही होता है? सर एक्चुअली मैं हूँ 40+, आई एम 42 ईयर ओल्ड। जी सर। ओह माय गॉड, दो तो स्मार्ट है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मेरे 2 बेबी हैं। अच्छा। मेरी बेटी का नाम है लावण्या, जो 6th क्लास में, बेटे का नाम है गोराश, जो 4th क्लास में है। जो मैं सबसे पहले कंपटीशन खेलता था नाभा का, हिमाचल के अंदर, वो नाभा का हाइट वाला कंपटीशन था, जिसमें हाइट के अकॉर्डिंग वो लोग खिलवाड़े थे। नाम क्या है? नाभा एक फेडरेशन का नाम है, अच्छा। जिसमें हाइट के अकॉर्डिंग कंपटीशन होता है। अच्छा, उन्होंने मुझे, मेरा वेट था 65 किलो, मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं वो खेल रहा था नाभा का। जब मैं 65 किलो में स्टेज पे गया तो मैंने देखा 80-80 किलो के बंदे भी मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने हाइट कैटेगरी रखी हुई थी, वेट से कोई मतलब नहीं था। मेरी हाइट के अंदर चाहे 80 किलो का बंदा है, मुझे लड़ना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं जब भी खेलता हूँ वेट के अकॉर्डिंग खेलता हूँ। मेरा वेट 65 वेट कैटेगरी के अंदर मैं खेलता हूँ, उसके अंदर मेरे ही वेट के बंदे होते हैं। एक जो 40+ के बाद जो कैटेगरी होती है, 40 के बाद चाहे 42 साल का हो, 50 साल का हो, कितना भी तगड़ा हो, उससे हाइट का और वेट का कोई मतलब नहीं है। 40+ के अंदर आप तो फाइट जिसके साथ भी करनी होगी करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, मैं जो मिस्टर एशिया कंपटीशन खेला था सर, उसमें 6 फीट का बंदा अफगान का था, जिसके साथ मेरी फाइट। आप एक रिकॉग्नाइज बॉडी होगी जो आप बता, जी जी जी, एक नॉन रिकॉग्नाइज होगी, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी जो कंपटीशन होती है और प्राइवेट कंपटीशन होती है, जी, इसमें क्या फर्क होता है? लोग कहते हैं ये तो बेकार है, नहीं ये अप्रूवल है तो ये बहुत अच्छा है, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं? सर डिफरेंसेस तो देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो इसलिए कि पहले, अभी मेरा मानना है पहले ऐसा होता था, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, लोगों को जो प्रोवाइड किया जाता था, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी। अच्छा, पहले जी सर, जैसे मेरे स्ट्रीम सारे, हाँ, वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट है रेलवे के अंदर। हाँ, रोहित गुप्ता सारे, वो भी रेलवे के अंदर है। जोगिंदर सारे जो बैंक में, ये सब स्पोर्ट्स कोटे से और बॉडी फिजिक भी लगे। अब लोगों का ये मानना है कि जॉब तो सर
बहुत ही पॉसिबल है कि 2 लड़कों को मिलना। सरकारी जॉब। अब इतनी फेडरेशनें बन चुकी हैं, पहले सिर्फ 2 ही फेडरेशन हुआ करती थी, उससे पहले 1 हुआ करती थी। ज़्यादा फेडरेशन होने से सर एक फ़ायदा जरूर हुआ है, लोगों को रोजगार मिलने चालू हुआ। अच्छा, लोग नशे से दूर हो चुके हैं, बहुत से लोगों को अब फिटनेस का कोर्स कर रहे थे, अब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारे कोर्सेज ऐसे बन चुके हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल गए और नशे पत्ती से इन सब चीज़ों से दूर रहने। अच्छा, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बॉडी बिल्डर है जी, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन अटेंड करते हैं, एक रैंक ले लेते हैं, एक रैंक लेने के पश्चात वो अपना जिम खोल लेते हैं। जी सर। एक जिम खोलने तक की सीमित है या सरकार भी चाहती है कि ये लोग जो यहाँ तक आए हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, इनको और आगे बढ़ाया जाए? सब कहते हैं कि जिम खोलो बैठे हो। जिम खोलने का रीज़न तो सर ये है कि आज के इस टाइम के अंदर सर अर्निंग बहुत जरूरी है। अच्छा, जिम से ये जी सर, मैंने इतनी मेहनत की, मैं बचपन से यहाँ तक पहुँचा, अगर ये सब करने के बाद मेरी कुछ अर्निंग ना हो, कल बच्चे बड़े होने के बाद ही मुझे बोल रहे हैं कि डैडी ने सिर्फ अपनी बॉडी बनाई, हमारे लिए ये एक मेरा रोजगार भी है और मेरा शौक। रही बात जॉब की, तो सर नसीब से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ लोगों को 1-2 कॉम्पिटिशन खेलने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोग घिस जाते हैं। मैं सर 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ, अब जाकर मुझे ये थोड़ा सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से महत्वपूर्ण इनपुट इंडिया कंपटीशन रहे हैं जिन्हें आपने कम्पीट किया, अटेंड किया और उसमें आपको अवार्ड मिले, नाम मिली, शौहरत मिली, वो कौन से रहे? सर सबसे पहला कंपटीशन, मैं वैसे तो काफ़ी कंपटीशन खेलता आ रहा हूँ। जब मैं कंपटीशन खेलता था सर तो टॉप 10 के अंदर आके मैं बाहर हो जाता। अच्छा, कभी टॉप 10, कभी सुपर 7, पहले टॉप 10 के बाद सुपर 7 तक होता था। मैं जब वहाँ से बाहर हो जाता था सर, तो मैं स्टेज के नीचे खड़ा होकर ये देखता था कि यार मैं इस टॉप 3 में कब आऊँ। इतनी मेहनत करने के बाद, अपने को भूखा प्यासा मारने के बाद मैं नीचे पहुँच जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेन रीज़न था अर्निंग। अच्छा, जो उचित डाइट हमें लेनी चाहिए, अच्छा सर मैं नहीं ले पाता। अच्छा, मेरे पास वो अर्निंग की नहीं, वो डाइट नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, फाइट करूंगा। नसीब की तो कुछ चीज़ होती है और मेरा मानना है नसीब का हाथों बैठना नहीं चाहिए, नसीब खुद बनाने से बनता है।